हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। आप 1 से लेकर 20 तक कॉपी में नंबरिंग कर लो और देखना कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, और जो क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे ना उनको प्लीज लिख के रख लेना, सीख लेना वहां पे क्या मिस्टेक करी, ताकि आगे फ्यूचर में वो मिस्टेक रिपीट ना हो। लेकिन 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मोस्टली सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन देखना, लेवल आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा ही होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, इन डिलाइट टू क्रीम्स लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसर्न एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजर डिसीजन मेकिंग अपने पास रखते हैं। नो अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट, कोई भी पावर नीचे लेवल पे नहीं देते। ऑन द अदर हैंड टेस्टी आइसक्रीम लिमिटेड दूसरी कंपनी है, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू डिलाइट लिमिटेड, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज ऑलवेज डेलीगेटेड अमंग मोर देन वन पर्सन। अपने अथॉरिटीज को नीचे दे दिया जाता है कि भैया काम अकेले कर नहीं सकते, तो पावर को नीचे लेवल पे दिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। तो आपको बताना, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस अबव। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, कुछ पावर को नीचे देते हैं, तो इसका है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पावर वो अपने हाथ में भी रखते हैं ना, इसलिए सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आपको एक बॉस का ऑर्डर लेना है, उसका पर्पस क्या है? इट अवॉइड डुअल सबऑर्डिनेशन। आप ये बात लिख के रख लेना। मैंने जब आपको रिवीजन कराया, जब आपको लाइव रिवीजन कराया, सब में मैंने बताया जो यूनिटी ऑफ कमांड है ना, वो डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करता है। ध्यान रखना, आपको एक बॉस का सुनना है, और यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसका वॉयलेट कौन सा टेक्निक करता है? टेलर का टेक्निक कौन सा है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। वो 8 बॉस की सुनने की कहता है, ये एक बॉस की सुनने को कहता है। इट अवॉइड डुअल सबऑर्डिनेशन। टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट, अभी बताया था आपको फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर 8 स्पेशलिस्ट है, और ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम as a part of the technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence, grit may be given. जो technical mastery है उनको हम क्या देंगे? प्लानिंग का काम देंगे। Those with energy and good health, जिनकी है वो फिजिकल वर्क कर सकते हैं, उनको देंगे एग्जीक्यूशन का काम। ठीक है, एग्जीक्यूशन मतलब प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना। तो थर्ड क्वेश्चन में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ए करेक्ट है। तो जो फिजिकली फिट है उनको आप एग्जीक्यूशन का काम दे दोगे, जो मेंटली फिट है उनको प्लानिंग का काम दे दोगे। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. Identify the principle of scientific management, discuss above. तो देखो यार, यही सेम लाइन आपको मिलेगी किसके अंदर? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर। टेलर कहता है भैया साइंस, हर चीज हम जो है वो साइंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि मैं मालिक हूं तो मैं डिसाइड करूंगा, साइंस के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, तब जाके कोई भी, चाहे वो ऑफिस में काम करने का समय हो, छुट्टी कब लेनी है और ब्रेक कब देना है, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से डिसाइड किया जाएगा। हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन which emphasize obedience of organization rules and employment agreement is evolved out of the experience and collective wisdom of managers. मैंने आपसे बार बार कहा है, experience and collective wisdom of manager यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। the nature of principle of management reflected through the above statement. तो कौन सा nature of principle management है? formed by practice and experimentation. ठीक है, तो experience से आप समझ जाना, experimentation सीबीएसई के इस साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो वीडियो पॉज करके ना आप खुद भी ट्राई करा करो कि क्या आंसर होगा। While conducting a survey, Rajiv observed that although there was division of work, काम का बंटवारा तो होता है in every factory he visited, but the extent of division of work varied from factory to factory, vary करता है। भैया डिवीजन ऑफ वर्क तो ठीक है, पर हर फैक्ट्री का डिवीजन ऑफ वर्क करने का तरीका अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन की जो डिमांड है उस हिसाब से। विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस? तो आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइटेड है, कंटिंजेंट है। देखो जब भी बात हो ना डिपेंडिंग अपॉन डिमांड ऑफ अ सिचुएशन, तो यही ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो ये कंटिंजेंट है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। तो ये कौन सा फीचर है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? कंटिंजेंट। प्लीज फ्लेक्सिबल मत समझना, इसका सही आंसर जो है वो कंटिंजेंट है।
इफ देर इज ए फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर जगह की प्रॉपर प्लेस होगी, इट इज प्रेजेंट इन देयर, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस फैक्ट्री। हाँ, सबको पता है इस ये चीज इस जगह पे मिलेगी, ये इंसान इस जगह पे मिलेगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि हर चीज प्रॉपर तरीके से ऑर्डरली अरेंज हो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, राइट। ये तो आसान था, इसमें डाउट नहीं आया होगा आपको। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। Somesh work as a foreman in Lakshmi Automotive Limited, a company manufacturing car. He is subordinate to Ramesh, who is the production in charge in the factory. ठीक है, in the factory. Production in charge in the factory. Somesh is in charge of timely and accurate completion of job by the workers. कि time पे काम होना चाहिए, सही होना चाहिए. Work in production department. There are 3 other foremen. यानी ये functional foremanship की बात करता है. 4 bosses की. Who work under the production in charge, while 4 foremen work under the Naresh, the planning in charge. तो planning in charge अलग है, production in charge अलग है. Each of the 8 foremen is specialist in his area and give order to the worker relating to it. कितना सिंपल है, कौन से टेक्निक की बात कर रहा है? तो फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात कर रहा है, जहां पे टेलर ने 8 बॉसेस को सजेस्ट किया था, 4 प्लानिंग में, 4 एग्जीक्यूशन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और दोनों को एक दूसरे काम से फ्री रखा था. Message J&K Computer is a small organization engaged in assembling of computer. In the organization, decision making rests with top management, while the middle level management involve only implementation of the plan. On the other hand, Progressive Computer Limited is a large company where a number of people are, each level are involved in the decision making. तो ये बात कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि हर कोई जो है पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग में, ऊपर वाली कंपनी सेंट्रलाइजेशन. ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन अभी किया भी था एक. The application of the principle of centralization and decentralization different in 2 organization as the situation each enterprise is not same. तो हर कंपनी का जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करने का तरीका है वो अलग अलग है, क्योंकि कंपनी अलग अलग है. फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है बोलो? मेनली बिहेवियल तो होगा नहीं, यूनिवर्सल होगा नहीं. अब कंटिंजेंट और फ्लेक्सिबल में कौन सा है? ये फ्लेक्सिबल है. अगर इसमें ना, अगर ये किसी सिचुएशन पे डिपेंड कर देता तो भैया वो क्या हो जाता? कंटिंजेंट हो जाता. मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपको डाउट है तो मुझे बताना. मैं स्पेशली एक 15 से 20 मिनट का एक सेशन अरेंज करूंगा, जहां पे मैं क्वेश्चंस अरेंज करके समझाऊंगा डिटेल में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. फिलहाल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, जहां पे देखो अगर सिचुएशन सो डिमांड कर देता ना तो भैया वो कंटिंजेंट हो जाता. अदरवाइज ये जो है ना, ये लाइन आपको पढ़नी है. देखो आपको ये लाइन पढ़नी है. द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिफरेंट इन 2 ऑर्गेनाइजेशन एज द सिचुएशन इन ईच एंटरप्राइज इज नॉट सेम. तो अलग अलग कंपनी में एक ही प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल. 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है. 10th पे आते हैं. टेलर कॉल्ड for complete mental revolution on the part of both management and worker. मेंटल रिलेशन पता है, दोनों के बीच में नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए एक दूसरे के लिए. इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग. मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद वर्कर. कंपनी जो है वो गेन शेयर करेगी वर्कर के साथ. एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू एम्ब्रेस एम्ब्रेस चेंज फॉर गुड फॉर द कंपनी. सेम ये लाइन आपकी लिखी हुई है. आपको बताना है कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. साफ साफ कह रहा है मेंटल रेवोल्यूशन किसके अंदर आता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर तो आता है. तो ये कौन सा आपको पूछा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. टेक्निक नहीं पूछा, ये पूछा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेलर का, वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. 11. The technique of scientific management given by Taylor which aims to establish interchangeability. ये जो कीवर्ड है ना, ये है स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर. अगर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाओगे तो वो इंटरचेंजेबिलिटी से, एक बैटरी हर फोन में लग जाता है, एक चार्जर हर फोन में लग जाता है, तो वो चार्जर क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, राइट. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. और अननेसेसरी जो है एलिमेंट्स को, सॉरी, जो उसके बाद आप ग्रेडिंग. ग्रेडिंग का मतलब क्या है? क्वालिटी के बेसिस पे बांट देना. और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को एलिमिनेट करना. इतने अलग अलग कलर वैरायटी में प्रोडक्ट मत बनाओ, लिमिटेड रखो उसको. 12. Ashok Industries Limited is a company manufacturing component of automobile industry. In the company, standards have been set for every manufacturing activity, including standardization of process, raw material, time,
प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड विच मस्ट बी एडहर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में आपको जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए आपको उसको स्टैंडर्ड को पालन करना है। दिस हैज बीन डन टू ब्रिंग एक्सीलेंस इन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो भी सामान बना रहे हैं उसकी एक प्रॉपर क्वालिटी हो। द फॉरमैन ऑफ द कंपनी मेहरा has designed the job of the worker in such a manner that unnecessary movements are eliminated। और आपको पता है अननेसेसरी मूवमेंट किसके अंदर एलिमिनेट किया जाता है? मोशन स्टडी के अंदर। एंड इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली। ही हैज आल्सो साइंटिफिकली एनालाइज द ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। अभी ये किसके अंदर आता है? फैटिग स्टडी के अंदर। शुड बी प्रोवाइड टू द वर्कर्स इन द फैक्ट्री सो दैट दे कैन regain stamina and work efficiently. Out of the following, which technique of scientific management has not been discussed in the above paragraph? देखो फैटिग स्टडी तो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अननेसेसरी मूवमेंट को मोशन स्टडी भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है, और ऊपर उन्होंने बोला स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन भी डिस्कस किया हुआ है। तो कौन सा नहीं किया है? मेथड स्टडी, कि कौन सा बेस्ट वे होगा काम करने का वो डिस्कस नहीं किया। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, कौन सा है ये नहीं पूछा, कौन सा डिस्कस नहीं हुआ है इस पैराग्राफ में ये पूछा है, ठीक है। The concept of mental revolution as prescribed by Taylor involves change in the mindset of worker or employees, ठीक है, या worker और management समझ लो। तो change in the mindset of management towards the workers, workers towards the management, workers and management towards one another, from competition to cooperation, और customers towards the man। देखो यार ये दोनों ही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 13 का। वर्कर एंड मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के लिए जो भी अपना एटीट्यूड है ना, माइंड है, वो चेंज करेंगे। कंपटीशन नहीं है कि भाई दोनों में कंपटीशन नहीं, दोनों मिलके काम करेंगे, कोऑपरेशन। दोनों में से एक का भी नुकसान हुआ तो कंपनी लंबे समय तक चलेगी नहीं। तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। Flavor of South is a famous chain of South Indian restaurants. It believes in complete cooperation between labor and management. Its management encourage the employee for their constructive suggestion। भैया सजेशन लिया जा रहा है। They take employees into confidence for all important decision। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज को ये कॉन्फिडेंस में लेकर आते हैं। Which principle of scientific management has been followed by the flavor of South? तो कौन सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फ्लेवर ऑफ साउथ फॉलो कर रहा है? बताओ चारों में से कौन सा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट। तो देखो यार ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर आता है, जहां पे आप सजेशन को वेलकम करते हो, और सबसे बड़ी बात है कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप वर्कर को सपोर्ट में लेते हो, कि उनसे पूछते हो भाई ये काम करेंगे तो आप अग्री हो, तो उनको लगता है एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आती है। 15 मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। दे एम्फसाइज लॉजिक रेदर देन द ब्लाइंड फेथ। वो लॉजिक की बात करते हैं, ब्लाइंड फेथ की बात नहीं करते। दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा इंपॉर्टेंस है? साफ साफ लिखा है कि मैनेजमेंट जो है वो थॉटफुल डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। तो यानी कि जो भी डिसीजन वो होते हैं वो कैसे डिसीजन होते हैं? साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ये रहा स्टेटमेंट 1। वैल्यूज आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइन फॉर द बिहेवियर विच आर फॉर्म आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। भैया वर्क सिचुएशन में रिसर्च करके वैल्यूज नहीं आता, वैल्यू इंटरनली आता है आपको। स्टेटमेंट 2, while practicing principles of management, value cannot be neglected as a business organization have to fulfill social ethical responsibility towards the society। वैल्यूज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप समाज के टुवर्ड्स काम कर रहे हो। जो वैल्यूज है ना आपकी, जैसे मुझे पता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 5 मिनट में 2 मिनट में हो जाएगा। मुझे पता है यार इसमें कितनी मेहनत लगनी, मैं गलत काम नहीं बोलूंगा आपको, झूठ बोल के एडमिशन नहीं लूंगा, राइट? वो मेरे वैल्यूज हैं। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो 16 का जो है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। द डैश टेक्निक प्रपोज बाय टेलर एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी। मैंने कहा था ना अननेसेसरी डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। तो कौन सा टेक्निक है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। प्रोडक्ट के अननेसेसरी ना वेराइटी मत बनाओ, सिंपल रखो, सिंप्लीफिकेशन। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है।
18 द मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन। ये वर्ड ध्यान रखना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में आता है, थोड़ी देर पहले भी सेम वर्ड आपने पढ़ा था। मेड बाय द एम्प्लॉय बट रिवॉर्ड देम फॉर देयर सजेशन, उनके सजेशन के लिए आप उनको रिवॉर्ड करो, विच रिजल्ट इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। ठीक है, और विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक, तो कौन सा प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जहां पे रिवॉर्ड दो, उनसे सजेशन लो, उनको कॉन्फिडेंस मिलो कोई भी काम को करने से पहले। Vidya Public School is a renowned school in Nagpur. The management receive appointed a new business studies teacher, Shweta, to teach class 11th and 12th and gave her monthly salary of 50,000. Shweta is not satisfied with it and said the salary is not just equitable as per the amount of work required done by the business studies teacher. कहते हैं BST में बहुत पढ़ाना पड़ता है भैया, 50,000 तो बहुत ही ज्यादा है. Other schools in the city paying 70,000. Other schools जो है वो 70,000 दे रहे हैं to their teachers teaching class 11. Name the principle of management that has been violated. विद्या पब्लिक स्कूल कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट कर रही है? देखो ये जो वर्ड आपको याद है, जस्ट फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट विद ऑल एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसको बराबर के पैसे नहीं मिल रहे, 70,000 बाकियों को मिल रहा है, उसको मिल रहा है 50,000। तो देखो वो कह रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। अब यहाँ पे दो बच्चों का दो ग्रुप होंगे, जो एक बोलेगा सर इक्विटी होगा और एक बोलेंगे सर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज होगा। देखो यार, इक्विटी मतलब कुछ ऐसा भेदभाव करना जो गलत है, जो लग रहा है कि भैया ये भेदभाव गलत है। दूसरे स्कूल में 70,000 मिल रहा है, मुझे भी 70,000 मिलना चाहिए, कौन सी बात है भैया? दूसरे स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ा रहे होंगे, स्कूल की कैपेसिटी अच्छी होगी, पेइंग कैपेसिटी, उस स्कूल के बच्चों की फीस ज्यादा होगी, तुम्हारा स्कूल छोटा है, तुम्हारे स्कूल के बच्चे की फीस कम है और शायद तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल नहीं है, तभी तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। सीधी सी बात है, ऐसा कंपनी कह सकती है। तो इस सिचुएशन में उनको अंडर पे किया जा रहा है ये कह सकते हैं, लेकिन भेदभाव किया जा रहा है वो नहीं कह सकते भाई। हर स्कूल अलग अलग है, बच्चों की फीस अलग अलग है, टीचर की सैलरी भी अलग अलग होती है, ठीक है, एक रेंज जरूर होती है। तो कम दिया जा रहा है तो ये रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज है, अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा, इसमें इक्विटी नहीं आएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 20 the principles of management given by FAOL which aims an overlapping of activity. ये ध्यान रखना, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी किस प्रिंसिपल के अंदर आता है? यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? तो सही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर आता है। ये डुअल सबऑर्डिनेशन आता है कमांड के अंदर, लिख लो, डुअल सबऑर्डिनेशन कमांड के अंदर आता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी किसके अंदर आता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। ओके, चलो अब मुझे जरा बता दो प्यार से कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए और कितने नंबर आपको मिले। जो क्वेश्चन टफ लगे लिख के रख लेना, एनसीईआरटी कीवर्ड्स को याद रखोगे ना, एक भी गलती नहीं होगी, चाहे सीयूईटी में हो चाहे 12th में। तो यहाँ तक पढ़ के आना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। पहले रिवीजन कराऊंगा फिर चैप्टर कराऊंगा आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसे पढ़ के आना।